अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। फाते ज़ियाबी तसों 18 साल तक मैंने दवाइयां खाई हैं। कोई ऐसी दवाई नहीं होगी शुगर की जो मैंने नहीं खाई होगी। मैंने स्टार्ट लिया था डाउनल से, फिर मैं गया न्यूडिपार पे, यानी ये ग्लूकोफेज वाली जो मेडिसिन है, उसके बाद फिर सीटाग्लिप्टन, फिर सल्फोनल यूरिया, फिर जैंगलो, ये जो एम्पाग्लाइफ्लोजन की क्लास है, जार्डी वार्डी, ये सारी दवाइयां मैंने खाई हुई है। 2007 में एक डॉक्टर मुझे इंसुलिन पे लगाने लगा था। वक्त के साथ साथ शुगर भी बढ़ती गई और दवाइयां भी बढ़ती गई, और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी होना शुरू हो गया, बीपी भी होना शुरू हो गया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे फरवरी 2022 में शऊर दिया। मुझे लगता है कि मुझे नई जिंदगी मिली और मैंने शुगर को रिवर्स करने का पूरा एक डिटर्मिनेशन के साथ मैं 2022 में मैं मैदान में आया। मैंने पढ़ा, मैंने इंटरनेशनल जो स्कूल्स हैं जो डायबिटीज रिवर्सल के, उनको स्टडी किया। डॉक्टर जैसन फॉन्ग को स्टडी किया, डॉक्टर जोल फरमैन को स्टडी किया, उनकी किताबें पढ़ी, उनके पॉडकास्ट सुने, इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो फिलॉसफी है उसको स्टडी किया, और मैंने अपनी शुगर की दवाइयां 3 दिनों में क्विट कर दी। मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो ये राज मैं अपने सीने में लेकर कब्र में चला जाऊं, या फिर पाकिस्तान का हर 5वां 6वां बंदा जिसको शुगर है, ये राज पूरे पाकिस्तानियों को बताऊं कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। ये कोई उम्र कैद नहीं है, ये कोई सजाए मौत नहीं है। आप शुगर को जब चाहें आप कंट्रोल कर सकते हैं, बगैर मेडिसिन के, बगैर इंसुलिन के। जब मैं कहता हूं बगैर इंसुलिन के, तो इससे मुराद मेरी है टाइप 2 के लोग। टाइप 1 वालों को हमेशा लगती है। मैंने 2 साल पहले डॉक्टर्स की एक टीम बनाई, उनके साथ डिस्कशन की कि लोगों की दवाइयां छुड़वानी हैं, डाइटरी गाइडलाइंस मेरी होंगी जिसकी वजह से मैंने अपनी शुगर को रिवर्स किया है, और जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो आप डील करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में 2 डॉक्टर आ गए, और हम अप्रैल 2022 से लेकर आज तक हम पाकिस्तानियों को यही बताए जा रहे हैं कि शुगर को बगैर दवाइयों के कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे तरीका इलाज पे अमल करके दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोग इंसुलिन छोड़ चुके हैं, दवाइयां छोड़ चुके हैं, शुगर की दवाइयां छोड़ चुके हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयां छोड़ चुके हैं, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां छोड़ चुके हैं, यूरिक एसिड की दवाइयां छोड़ चुके हैं, और भरपूर सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी टीम में 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर कैसर फारूक साहब और डॉक्टर महबूब साहब। डॉक्टर महबूब साहब आजकल हज पे हैं, वो हज के दौरान भी अपने जो पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में उनके साथ राब्ते में हैं। तो इस वक्त मैं स्टूडियो में हूं डॉक्टर कैसर फारूक साहब के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं जी आप डॉक्टर साहब? सर अल्लाह का करम है सर। डॉक्टर साहब आप शेख ज़ैद? जी सर, मैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल में इस टाइम 2nd फेलोशिप रूमेटोलॉजी में कर रहा हूँ। ओके। और वो ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट होने वाली है। और मेरा आपने पहले मेडिसिन में कर ली है ना? मेरा FCPS मेडिसिन में है। ये अच्छा। सुपरा स्पेशलिटी है। ओके, सुपरा रूमेटोलॉजी। वैसे बहुत से लोगों को इसके बारे में कम पता है। ये जॉइंट डिजीज से रिलेटेड होता है। जॉइंट डिजीज। तो अभी मेरी FCPS मेडिसिन के बाद FCPS रूमेटोलॉजी भी है। अभी आप कोई एग्जाम देने भी गए होते रावलपिंडी इस्लामाबाद के? वो सर इंग्लैंड का एग्जाम है, MRCP। अच्छा। उसका फाइनल जो पार्ट था ना वो रहता था मेरा। अच्छा, वो आप दे दिया? वो सर हो गया, बस उसका रिजल्ट आना। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप उसमें विद फ्लाइंग कलर पास होंगे इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब हमारा सीजन 25 स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सर, परसों स्टार्ट हुआ, परसों लग गई है। कैसे पेशेंट आए हैं? सर हमारे पास हर सीजन माशाल्लाह जो गुजरते वक्त के साथ पहले से बड़ा होता जा रहा है। अच्छा भाई, जब माशाल्लाह कहेंगे या अस्तगफुरुल्लाह कहेंगे? माशाल्लाह इसलिए सर कि लोगों को शऊर देने के लिए। ओके ओके। कि लाइक उनकी हम दवाइयां तो छुड़वाते हैं, उनकी शुगर के लेवल्स भी बेहतर करते हैं। ओके। ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने मसले मसाइल को ठीक कर सके। और हमारे पास डे बाय डे जो पेशेंट्स भी आ रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ही आ रहे हैं।
जैसा कि शुगर के पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन। प्रोफाइल है डॉक्टर पेशेंट्स का इसमें? हमारे पास एक 5 साल की बच्ची भी आई है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास वो डॉक्टर महबूब साहब, डॉक्टर दोनों महबूब। डॉक्टर्स हैं बस उसमें। मैंने दोनों को उनको बिल्कुल कहा था कि ऐसे। दोनों डॉक्टर देखेंगे, क्योंकि वो स्पेशल बच्ची की फादर की कॉल आई थी बिल्कुल ऐसा ही कि जी हमने आपके अलावा कहीं नहीं जाना। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने कहा जब प्यार से इतना कह रहे हैं, हम नॉर्मली दोस्तों छोटे बच्चों को लेते नहीं है, टाइप 1 वालों को, लेकिन उसके फादर ने जितनी जिद की थी ना, तो वो फिर मैंने कहा कि सर हमारे पास रेहान आया था सीजन 20 में, हाँ, तब उस टाइम भी हम बड़े रिलक्टेंट थे। वो 11 साल का था। 11 साल का था, तो कि फिर एक हमें बच्ची थी गुजरावाला की, तहरीम 9 साल की थी, बिल्कुल। उसकी भी काफी रेहान कंट्रोल का तो सर ये है कि शुगर बहुत खराब थी, 250 300 उसको तो 400। सीलियक डिजीज भी थी ना। उसका प्रॉब्लम आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ था कि उसके साथ कोई और प्रॉब्लम हाँ। भी है। मुझे पहले दिन उन्होंने तस्वीरें दिखाई, बच्चा है छोटा बेचारा, पहले बात देख के मुझे हुआ कि यार इसको मैं कैसे हेल्प कर हाँ। सकता हूँ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बच्चों में नॉर्मली नहीं बिल्कुल। होती, हम अडल्ट में करते हैं। क्योंकि डायबिटीज थी तो फिर मैंने थोड़ा सा अपडेट अपने आप को भी किया कि चीजें डिस्कस करते हैं। तो फिर देखा उसकी एक ग्रोथ का प्रॉब्लम था, ग्रोथ नहीं हो रही थी। दूसरा आए रोज उसका पेट फूल जाता जब भी खाना खाए। तो जब टेस्ट वगैरह करवाए तो उसमें सीलियक डिजीज निकली। सीलियक डिजीज होती है जिसमें ग्लूटेन से एलर्जी होती है, जो गंदम के अंदर प्रोटीन जो होती है ग्लूटेन, ग्लूटेन, जिससे अच्छा। आपका कुव्वत मुदाफत जिस्म की होती है ना, उसके खिलाफ अमल करना शुरू हो ओके। जाती है, जिसमें फिर कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो जिसकी वजह से फिर जिस्म में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिस्म में, या एब्जॉर्ब नहीं होता है। एब्जॉर्ब जज़ब भी नहीं होते, ओके। जिससे फिर कैल्शियम की, विटामिन डी की और आयरन की जिस्म में कमी हो जाती है। और वो छोटा बच्चा, उसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। मेरी वो अभी हमारे सीजन 25 में दोबारा आए हैं। हाँ, वो अभी मैंने उसको लाइव लिया था ना बच्चे को, जी जी। तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा आजा बेटा, तो ठीक है। बड़ी मुझे हाँ। खुशी भी हुई कि हाँ। माशाल्लाह उसके शुगर लेवल्स भी बड़े अच्छे सर कंट्रोल उसकी में। अभी आप देखें, उसकी बातें बड़ी जबरदस्त थी, वो माशाल्लाह बहुत हेल्दी हो गया 3-4 महीनों के अंदर। बिल्कुल, वेट भी गेन हुआ है, उसका वेट गेन और हाइट भी इंक्रीज हुई है। दोस्तों लियाकतपुर से एक फैमिली थी, उसके फादर मेरे ख्याल उनकी किराने की दुकान थी, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था कि उनका बच्चा है 10-11 साल का, जिसे टाइप 1 है। टाइप 1 तो थी लेकिन असल प्रॉब्लम उसका आगे था। वो था, एक बीमारी होती है सीलियक डिजीज, ये गंदम में एक प्रोटीन पाया जाता है ग्लूटन। ग्लूटन से एलर्जी होती है, ग्लूटन की वजह से ये बीमारी लगती है, जिसकी वजह से मेल एब्जॉर्प्शन यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते, जिससे बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। तो बच्चा फिजिकली भी नहीं बढ़ रहा होता, मेंटली भी नहीं बढ़ रहा होता। मेंटली भी मेरे इसमें सर प्रॉब्लम ये होता है कि लूज मोशन बहुत ज्यादा लग लूज जाते मोशन होते हैं। आए रोज पेट फूल जाता है, बिल्कुल। हाजमा नहीं उसका होता। पेट बहुत बड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा फूला हुआ था पेट। जब उन्होंने तस्वीर हाँ। दिखाई तो लाइक हाँ। बहुत ज्यादा पेट फूला हुआ है, वजन उसका बेचारे का नहीं बढ़ रहा। हाँ। आयरन की कमी है। अब एक छोटा बच्चा है जिसकी लाइक ये ग्रोथ हो एज हाँ। है, उसका आयरन क्यों कम है? बिल्कुल। जब उसकी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवाएंगी तो पता चला जी उसको साथ में सीलियक हाँ। डिजीज है। दूसरा ये कि जो टाइप 1 डायबिटीज है, ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें ये होता है कि आपका जो अपना बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वही अपने जिस्म के खिलाफ अमल करना शुरू हो जाता है। तो किसी भी पेशेंट में जब एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है, उसके साथ 2 या 3 ऑटोइम्यून डिजीजेस देखिए, वैसे आपने हो जो बातें सकती की है ना, कहीं हम पकड़े ना जाएं कि जो मुल्क का, जो आपके जिस्म का दिफाई निजाम होता है, वो अपने ही आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। तो ये कहीं इसको ना कोई गलत मतलब ना ले लेना। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी का जो अपना ही दिफाई निजाम होता है आपको ही मारना शुरू कर देता है। इससे हमारी मुराद वो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज है ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज है। ओके। तो इसके साथ सीलियक डिजीज जो ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है। जो थायराइड, हाइपोथायराइड की हम बात करते हैं तो उसकी भी कुछ फॉर्म्स हैं जो कि ऑटोइम्यून डिजीज के साथ लिंक करती हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो गंठी होता है हाथों का, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज है। और बहुत सारी डिजीज है जो कि ऑटोइम्यून में आती है। तो किसी पेशेंट में कभी एक ऑटोइम्यून डिजीज हो तो उसमें दूसरी ऑटोइम्यून सोचना ज्यादा बनता है कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो ये सीजन आया है इसमें 70-75 साल के लोग भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। 5 साल का बच्चा भी है। बिल्कुल। ओवरऑल कोई जगह पाकिस्तान की नहीं बची जहाँ से हमारे पास पेशेंट नहीं आए। बिल्कुल ऐसा मैं माशाल्लाह नहीं कहूँगा। इस पे माशाल्लाह असल में ना ये ऐसी है कि अस्पताल में रश लगा हुआ है, इमरजेंसी में बंदा अस्पताल का ओनर कहे जी माशाल्लाह आज कितने ज़बरदस्त बिजनेस हो रहा है। तो इस पे हम अस्तगफुरुल्लाह कहेंगे। और बीइंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन, डॉक्टर साहब आप भी बहुत दर्द दिल वाले डॉक्टर हैं, और इस पे ना एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे है सर। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे ना मेटाबॉलिक डिजीज नहीं होगी।
सर ठीक है। किसी हस्बैंड को डायबिटीज होगी, वाइफ को मोटापे का मसला मोटापे का होगा, होगा। मोटापे को ऐसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, बिल्कुल। इसके अलावा किसी को यूरिक एसिड का बिल्कुल। प्रॉब्लम होगा, किसी को कोलेस्ट्रॉल के सर मसले ये मसाइल होंगे। आप ना, मैंने एक दिन नोट किया, एक फार्मेसी पे ना मैं ऐसे ही खड़ा हो गया और मेरा उसमें मकसद ना ऑब्जर्वेशन था। मैं कभी वो टूथपेस्ट वाले के पास रैक के पास खड़ा हूँ, कभी मैं ऐसे ही उधर साबुन जहाँ पे पड़े हैं वहाँ पे देख रहा हूँ, कई विटामिन के जो शेल्फ हैं वहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने को 15-20 मिनट ना 25 मिनट लगा दिए उस फार्मेसी में। बुनियादी तौर पे मेरे ना जो कान थे वो काउंटर की डिस्कशन पे थे। मुझे जो ज़्यादा लोग आए ना नज़र आए वहाँ पे, दो तरह के नज़र आए हैं, ठीक है। एक तो ये शुगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ थी, और बिल्कुल। एक जो था ना वो राइजेक था सर। बहुत ज्यादा यूज होता है हाँ, Ryzek का राइजेक ना। था, मतलब राइजेक या ये एमेप्राजोल वाली जो क्लास है, जो पीपीआईज होते हैं, बिल्कुल ऐसे ये ही। इस पे था। मुझे लग रहा था कि देखे ना, ये राइजेक भी खाने की वजह से हुआ इनको, बिल्कुल। ठीक है। मतलब ऐसा इतना इन्होंने इतना खाया और इतना खाया कि वो अब बर्दाश्त ही वो नहीं हो रहा। बर्दाश्त नहीं, आपको मैदा जवाब दे देगा उस्ताद, बस कर दे, मरण लगे ऐसे ही, ठीक है। तुम ख्याल कर और ले। फिर उधर से शुगर भी हुई। तो ये हमारी पाकिस्तानी कौम जो है, इनको खाने के अलावा कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है, या तो ये कौम के पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। हमारे पास ना इस मुल्क में अलमिया है, ये है कि फूड इज एन एंटरटेनमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई काम ना हो जाए, कोई काम चलो ना यार हो, दावत दे, कुछ भी हो हाँ, जाए, बिल्कुल। खाने को ले आओ। ठीक है, तो खाने को कुछ ले आए। तो ये एंटरटेनमेंट की वजह से आपके जो पार्क्स हैं वहां पे उतने बंदे नजर नहीं आ रहे होंगे जितने एक फार्मेसी पे होंगे। बिल्कुल सर। मैं डॉक्टर साहब जिस जिम पे जाता हूँ ना, उस जिम पे मैंने गिना कम अज कम भी कोई 25 से 30 नहीं बल्कि ज्यादा होंगी, उस पर ना कुछ 40 मशीनें पड़ी होंगी मुख्तलिफ तरह की, ठीक है। वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग की सारी मशीनें, बड़ा हाई टेक किस्म का वो जिम है। कुछ 40 मशीनें होंगी। ऐसा तुसी अपनी जिम की मशहूरी तो नहीं करा रहे? नहीं, जिम की मशहूरी नहीं कर रहा, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, वहां पे जितनी मशीनें हैं ना उतने बंदे नहीं होते, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने एक चीज और नोट की कि मुझे उनमें से जितने भी जो बंदे आते हैं वहां पे, उनमें से कोई भी 40+ नजर नहीं आता। यंग एज में। यंग एज, कोई 20 साल वाले टीनेजर, वो भी पूरे ग्रुप्स के ग्रुप्स जैसे होते हैं ना, दोस्त यार, ठीक है, तो यार 7-8 इकट्ठे आ गए, वो एंजॉय करने चाहिए। कजन वजन हैं, वो इस तरह के थे। मुझे मेरी एज का, आई एम 54+, मेरी एज का तो सवाल ही पैदा, मुझे 40+ वाला बंदा भी नजर आता। अगर अंदाजा लगा लें, टाइम नहीं है ना सब लोगों के या पास। लोगों पर टाइम नहीं है या उनको प्रायोरिटीज शौक भी नहीं नहीं है। सर प्रायोरिटी सेहत प्रायोरिटी कहाँ पे है? सेहत ऐसा ही प्रायोरिटी है ही नहीं। डॉक्टर साहब, शुगर की वजह से जो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन आती हैं, शुगर बुनियादी तौर पर बताते खुद तो कोई बीमारी नहीं है ना, लाइफस्टाइल की डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज जैसे ना। कोई एक इन्फेक्शन लगता है ना, एक सपोज किसी को फ्लू हुआ तो एक बंदे से दूसरे में फैल गया। मेटाबॉलिक डिजीज का भी अब यही ट्रेंड चल रहा है ना, कि एक ही खानदान में सारे लोगों को मुख्तलिफ डिजीज इसलिए हो रही है क्योंकि डाइट तो उनकी सेम है, पैटर्न वही है, बिल्कुल खाने पीने की, चलने फिरने की, सारी आदत घर का कल्चर है ना। दूसरा ये है कि हमारे फादर को डायबिटीज थी तो हमें भी होनी है। अच्छा, ये पहले से कंडीशनिंग कर दी जाती है, प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि जी अब्बा को चुका थी तो हमें तो होनी है, हमारा रिस्क ज्यादा है। अच्छा, हालांकि उसमें अगर अब्बा वाली आदत आपके अंदर ना हो तो आपको नहीं होगी सर। बिल्कुल, आप अपने लाइफस्टाइल से उस चीज को डिले कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और बिल्कुल प्रिवेंट कर वो सकते मैं हैं। अपने वेबिनार में भी जैसे बताता होता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि जी मेरे चूंकि पेरेंट्स मोटे थे तो हम भी मोटे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। वो लोग जो मोटे हैं ना, उनके कुत्ते भी मोटे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये बीमारी किचन की है। बिल्कुल सर इसको कभी आप नोट कीजिएगा, जो लोग मोटे होंगे ना, उनके जो पेट होंगे वो भी मोटे होंगे, उनको भी उतना ही खिला, सर उनको भी उतना ही खिला रहे होंगे, ठीक है। घर खाने का कल्चर है ना। डॉक्टर साहब, हमारे जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन आती हैं या जो इसके बड़े साइड इफेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से घर तबाह होते हैं, जिंदगियां तबाह होती हैं, सर ऐसा ही है। उसमें सारे मसले मसाइल। एक चीज है जो हम नॉर्मली डिस्कशन में आती नहीं है। हार्ट अटैक डिस्कशन में आ जाता है, बीपी आ जाता है, हाइपरटेंशन, सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन एक चीज़ ना वो डिस्कशन में बहुत कम आती है। और मैं कई दिनों से मैं इस पे सोच भी रहा था। हमारे पास ना जो सीज़न 25 में भी मुझे कुछ केसेस नज़र आए हैं, उसमें है वो है स्ट्रोक।
सर स्ट्रोक जो है ना, ये बेसिकली बहुत इग्नोर मोड पे डला बहुत हुआ है। इग्नोर है, बहुत इग्नोर क्योंकि मोड में। इसकी रीजन ये है कि जो जिनको भी स्ट्रोक की पहली बात बताता चलो, स्ट्रोक और दिल का अटैक एक जैसे ही होते हैं। ओके, जो स्ट्रोक की दो किस्में होती हैं। स्ट्रोक को उर्दू में फालिज, फालिज का अटैक भी अच्छा कहते हैं। फालिज, इसकी अब दो किस्में होती हैं। एक होता है कि जिसमें खून की शरेयान फट जाती है, जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ओके, लाइक ये तो एक टोटली मुख्तलिफ चीज़ है, जिसमें शरेयान ही फट गई है। वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है और बहुत सारे रीजन हैं। लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे ना सर, वो है इस्कीमिक स्ट्रोक। यानी जिसमें ये क्या होता है इस्कीमिक? इसमें ये है कि आपकी जो खून की शरेयानें हैं ना, जो दिल से हमारी नॉर्मली शरेयानें जा रही होती हैं दिमाग की तरफ, उनमें खून में का क्लॉट या लोथड़ा जम जाता है, जिसकी वजह से फिर फालिज का अटैक होता है। और फालिज का अटैक किसी को एक दफ़ा हो जाए, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो उसका या उस टाइम पे, तो ज़िंदगी भर के लिए वो बंदा बेकार है, उसका कोई काम, उसका कोई ना कोई पार्ट पैरालाइज हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। और इसमें भी फालिज में भी जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स तो मेन वही हैं। लाइक किसी को शुगर है, अगर वो प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है, वो रिस्क बढ़ा देगी फालिज होने का। किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, अगर वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं है तो उससे बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इसका, स्ट्रोक का। और इसके अलावा किसी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले जितने पैटर्न्स हैं, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या किसी को और मोटापा है, तो ये सारे फालिज बुनियादी तौर पे जो शरियानें हैं, खून की नालियां, ये तंग हो गई, सुकड़ गई ना सर, सुकड़ गई, उसमें क्लॉट लोथड़ा आ गया, क्लॉट्स हो गए, नॉर्मली कैल्सिफिकेशन हो गई। नॉर्मली हमारी जो खून की शरेयानें उनमें ब्लड गुजर रहा होता है, ओके, उसका फ्लो एक स्मूथ पैटर्न में चल रहा होता है। ठीक है, जब वहां पे प्रेशर आ जाएगा, एक फ्लो बिल्कुल रुक जाएगा, तो आपके दिमाग को खून की सप्लाई इवन 1 सेकंड के लिए भी रुकेगी, और दिमाग की जिस हिस्से की रुकेगी उस हिस्से का आपको फालिज हो जाएगा। इवन 1 सेकंड, इवन 1 सेकंड के लिए। उसमें ये होता है कि हमारे दिमाग में मुख्तलिफ हिस्से हैं, ब्रेन के दिमाग के, जो उन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करना है। अब दिमाग का एक हिस्सा होगा जो सपोज मिसाल के तौर पर कंट्रोल टावर है ना, कंट्रोल टावर है, जो आपके बोलने की इसको कंट्रोल कर रहा है, बोलने के लेवल्स को कंट्रोल कर रहा है। एक सुनने की है, कोई आपके बाजुओं को कंट्रोल कर रहा है, कोई टांगों को कंट्रोल कर रहा है। अगर उसके किसी हिस्से में खून की सप्लाई कम हो जाती है, दिमाग के उस हिस्से में जो कंट्रोल कर, जहाँ ब्लड ने नॉर्मली फ्लो में जाना था, वहाँ इसके लाइक खून की कम गई, वहाँ के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, वहाँ के जो खुलिये हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर ये फालिज का अटैक होता है। अमूमन जो अलामात आती हैं, जो बहुत सारे लोग जिसको मिस इंटरप्रेट भी बाज़ दफ़ा कर जाते हैं, अगर आपका मुंह टेढ़ा हो रहा हो, अगर आंखें पूरी तरह खुल ना रही हो, लाइक आपकी आंख गिर रही है, या आपका बाजू गिर, लाइक आपके बाजू कोई कमजोर हो रहा है, या टांग कमजोर हो रही है, तो उस टाइम आपको फालिज का सोचना चाहिए। अगर आपके बोलने में कोई लड़खड़ाहट हो रही है, सही तरीके से बोला नहीं जा रहा, या आपसे सही तरीके से चला नहीं जा रहा, लाइक आप कदम चलते हैं लेकिन एक तरफ आपका वजन नहीं पड़ रहा, तो ये चीजें हैं जो कि फालिज को इंडिकेट करती हैं कि फालिज हो सकता है। और इसमें फिर किस्में ये है कि एक मिनी फालिज होता है जिसे हम TIA कहते हैं। बहुत सारे लोगों को नॉर्मली ये TIA होता है, लेकिन वो गौर नहीं करते। फालिज क्या हुआ उनको कि ये तो जैसे मैंने बताया ना कि खून का फ्लो कम हो गया, अगर थोड़े टाइम के लिए हो और फिर खून चलना शुरू हो जाए, तो ये TIA होता है, मिनी स्ट्रोक जिसे बोला जाता है। लाइक ये आपको विद इन 24 आवर आपको अलामात आई, और हो सकता है 10 मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आए, लेकिन वो रिजॉल्व कर गई अलामात जो भी हैं। लाइक आपसे बोला नहीं जा रहा था, या आपका कोई जिस्म का रिकवरी होगी, बस रिकवरी होगी, जो भी प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ये TIA जो है ये मिनी स्ट्रोक है। इसके बाद बहुत सारे पेशेंट इस चीज को बेसिकली ना अंडरस्टैंड नहीं करते। तो ये ट्रेलर है, हाँ ये बेसिकली ट्रेलर है, बिल्कुल। तो इसके फिल्म अभी आनी है, फिल्म आनी बाकी है। अगर एक दफा मिनी स्ट्रोक हो गया तो 3 मंथ्स में आपको फुल फ्लैश स्ट्रोक होने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 90% से ज्यादा इम्कानात है कि आपको फुल फ्लैश स्ट्रोक हो सकता है। उस टाइम पे आपको जरूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, उसमें अपने टेस्ट करवाएं, और अपने कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करवाएं। एक्चुअली इसमें फालिज से बचने के लिए एक बंदा पहले से अगर प्रिपेयर हो तो कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? सर फालिज के लिए जैसे मैंने बताया ना, रिस्क फैक्टर्स हैं। लाइक एक बंदे को डायबिटीज है, अगर उसकी शुगर कंट्रोल में ही नहीं है तो उसको फालिज की बजाय डायबिटीज का सोचना चाहिए।
तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी तो फालिज भी फालिज होगा। बेसिकली तो ये वेस्कुलर डिजीज होगी, वैस्कुलर डिजीज वेस्कुलर, ठीक है। जो भी चीज खून को लाइक क्लॉट करने में हेल्प बना सकती है, हेल्प इसमें। फिर भी अगर कोई इसके बायोमार्कर्स हम देखें लैब में, इसका सर, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया जाए। इसमें ये कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में से ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल चेक कर लिया जाए, वीएलडीएल चेक कर लिया जाए। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखा जाए। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो बीपी को चेक करवाना चाहिए कि बीपी तो नहीं ज्यादा रह रहा। कैल्सिफिकेशन जो अंदर होती है उसका सर वैसे नॉर्मली तो सीटी स्कैन्स वगैरह को कैल्सिफिकेशन पता चलती है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं ना, हर बंदा अफोर्ड करता है, और ना उसकी इस तरह होता है कि उसको आप रूटीन में टेस्ट करवाएं अनटिल अनलेस में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। डॉक्टर साहब, जो सीआरपी टेस्ट होता है, ये सर सोजिश का टेस्ट होता है। ये बेसिकली नॉन स्पेसिफिक भी होता है समटाइम, लाइक आपको कोई फ्लू या गला खराब हुआ है तो उसकी वजह से भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये सोजिश के बारे में बता सकता है सीआरपी टेस्ट, ईएसआर और सीआरपी जो सोजिश के टेस्ट होते हैं। लेकिन ये अगर किसी को गला खराब या बुखार वगैरह उसमें भी बढ़ जाता है, उसमें भी बढ़ जाता है। बेसिकली इन्फ्लेमेशन सोजिश का टेस्ट है, समझे। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों को ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि आपको इन्फेक्शन की वजह से बढ़ा है या सोजिश की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ा है। तो फालिज में सर जो सबसे पहले स्टेप पे करवाए जाते हैं, कुछ टेस्ट भी करवाने जरूरी होते हैं, जिसमें सिटी स्कैन फिर करवाया जाता है दिमाग के देखने के लिए। और अर्ली फालिज जो होता है नॉर्मली वो सिटी स्कैन में डिटेक्ट भी नहीं होता, उसके लिए फिर एमआरआई वगैरह करवाने की जरूरत होती है। और इसके अलावा फिर एकोकार्डियोग्राफी कराई जाती है कि दिल में से बाज़ दफ़ा कुछ खून के क्लॉट, दिल की धड़कन अगर बेतरतीब होती है कुछ लोगों में, जैसे पैल्पिटेशंस हो रही होती है लोगों में, या दिल की धड़कन, उसे एट्रियल फिब्रिलेशन बोला जाता है। दिल की अगर धड़कन बेतरतीब है तो उसकी वजह से भी क्लॉट्स बन जाते हैं दिल में। तो दिल की एको करवाई जाती है देखने के लिए कि खून का कोई लोथड़ा इधर से तो नहीं पड़ा, क्योंकि दिल ने सबसे ज्यादा पंप करना है ब्लड को, और इसी से ब्रेन में भी जाना है, बाकी बॉडी में भी जाना है। अगर दिल में वो एकोकार्डियोग्राफी से क्लियर हो जाएगा। और एक अल्ट्रासाउंड इस एरिया का करवाया जाता है, नेक गर्दन के एरिया का, उसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। वो स्पेशली चैनल्स को खून की शरीयानों में देखते हैं। अगर बदकिस्मती से अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए, कितना रिकवरेबल है ये? सर सबसे पहले तो ये है ना कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा। बाहर तो ये है कि ये केस कौन से डॉक्टर का बनता होता है? सर इसमें मैं गाइड करता हूँ। सर इसमें ये है ना कि सबसे पहले तो किसी को फालिज का अटैक हो, जैसे किसी को दिल का अटैक होता है ना, फालिज का अटैक भी उसी तरह है। अब जब किसी को दिल का अटैक होता है ना, तो उसमें तो सबसे पहले खून जो क्लॉट को तोड़ने वाला टीका होता है वो लगाया जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है। सेम फालिज में भी होता है, लेकिन जैसे दिल में अटैक हो तो एक भाग चल पड़ती है ना। फालिज में लोग नॉर्मली उस तरह अर्ली नहीं जाते, हॉस्पिटल में नहीं जाते, पहले अपने मालिश वालिश, पता नहीं इधर लेटा था, इधर कोई अकड़ा हुआ आ गया, आज पता नहीं बोला नहीं जा रहा, गरम चीज खिला दो, कुछ सांडे का तेल लगा दो, मुख्तलिफ टोटके चलते हैं, फलां से दम करा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो अमूमन जो इसमें ना एक खून का लोथड़ा जो तोड़ने वाला टीका होता है, तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। ओके, कितनी होती है? अराउंड 1 लाख है इसकी प्राइस। अभी हुकूमत ने कुछ हॉस्पिटल्स को, यानी क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला टीका, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला टीका 1 लाख का, अराउंड 1 लाख एग्जैक्ट। माफी मांग लो अल्लाह ताला से और शुगर कंट्रोल कर लो। यकीन जा रहा हूँ, ये जब मैं डॉक्टरों के पास बैठा हूँ ना तो मेरा त्राण निकल जाता है। अच्छा, तो सर उसमें ये है कि ये टीका ना हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, हर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं है, ये फैसिलिटी भी नहीं है ना। ये बेसिकली हर हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं अवेलेबल। और इससे पहले कुछ पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं, जैसे खून तोड़ने वाला टीका लगना है ना, उसने खून को डिसॉल्व कर सकता है, ब्लीडिंग भी कर सकता है। ओके, वो आपके खून की शरियानों को, लाइक उसमें जो खून है वो ब्लीड भी कर सकता है, इसलिए उसके रिस्क फैक्टर्स में ये भी शामिल होता है। और ये जिस भी मरीज को लगाना होता है उससे पहले बताया जाता है। अगर वो टीका बर वक्त विद इन 6 आवर्स लग जाए, फिर तो समझे फालिज का अटैक समझे ऐसे जैसे ना हुआ था। अच्छा, रिकवर मुकम्मल हो, फुली रिकवर अच्छा, मोस्टली लोगों में हो जाता है। ओके। लेकिन इसकी ये है कि एक तो प्राइस बहुत ज्यादा है, दूसरे इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। लाइक ये लगेगा, ये ब्लैक मार्केट में नॉर्मली आता है टीका, आम मार्केट में आ भी नहीं रहा होता, तो इसकी प्राइस ज्यादा है। अवेलेबिलिटी में आ रहा है तो फिर तो ये जाली भी होगा। हो सकता है सर। दूसरा ये कि अवेलेबिलिटी और एक्सपर्टीज नहीं है अभी भी उतनी जितनी होनी चाहिए। कुछ सेंटर्स हैं स्पेशल। कौन से डॉक्टर का केस होता है फालिज? ये अगर फालिज हो ना तो अक्यूट केस है, वो तो इमरजेंसी केस। अच्छा, इमरजेंसी में नॉर्मली मेडिसिन का डॉक्टर डील करता है या न्यूरो फिजिशियन डील करता है। ओके। उस टाइम पे वो डिसाइड किया जाता है। अगर तो 6 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में पहुंच गए, फिर तो ये इंजेक्शन बहुत सारे सेंटर्स पे लग रहा है, एडवांस और अच्छे सेंटर्स हैं। ठीक है। लेकिन सम टाइम अवेलेबिलिटी ना होना, शऊर ना होना, और ये टीका उस जगह पे नहीं है, तो फिर फालिज 6 महीने भी ले सकता है, साल भी ले सकता है। इससे पहले ब्लड प्रेशर भी होगा फिर?
मतलब कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला भी होगा, कुछ को डायबिटीज होगी, कुछ के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बड़े होंगे, कुछ का मोटापा सा सादा होगा। तो बुनियादी तौर पे ये 5-6 जो कल्प्रेट्स आपने अभी गिनवाए हैं, और ये डायबिटीज की ही खानदान से है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली, इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें आपका ट्राइग्लिसराइड हो गए, बिल्कुल ऐसे ही। ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो गए और एचडीएल कम हो गया, एचडीएल कम हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा मोटापा हो गया, स्मोकिंग होगी, स्मोकिंग होगी, अल्कोहल इनटेक होगी, अल्कोहल, शराब नोशी, ठीक है। ऐसे ही। और ये सारी चीजें फिर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल अगर आपका पुअर है, वॉक, स्ट्रेस भी तो हो सकती है ना, उस पर भी बात करते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी भी ये सारी चीजें बढ़ाने का अमल करती है। बेसिकली तो सारे मिला के एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब सर जब किसी भी पेशेंट को एक दफा फालिज हो गया तो वो सर फिर उसका काम काज, अपनी घरेलू लाइफ सब बेकार है, हर चीज फिर कॉम्प्रोमाइज होगी सर। हाँ। उसमें रिकवरी समटाइम कुछ लोगों को 100% होती भी नहीं है, वो फिर भी लाइक सपोर्ट पार्शियली वो रहते हैं, फिर पैरालाइज रहते हैं, चलना फिरना मुश्किल है। अगर किसी का बोलने की खत्म होगी तो बोला नहीं प्रॉपर जाएगा, अगर आंखों पे असर आ गया तो प्रॉपर नजर नहीं आएगा। अच्छा, खुदा ना खास्ता वो पैरालिसिस आपका नीचे वाले पार्ट में हो जाए, फिर तो चलना फिरना भी बंदे का गया। सर इसमें नॉर्मली एक साइड पूरी वीक होती है। अच्छा, एक साइड पूरी वीक हो जाती है। लाइक बाजू अगर राइट साइड को हुआ तो टांग भी उसी साइड की होगी, और लेफ्ट साइड को तो पूरा एक साइड का फालिज का अटैक होगा। तो उसमें फिर दोस्तों शुगर कंट्रोल करें, ये तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा है, फालिज का अटैक या स्ट्रोक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए तो यूं समझ लें कि बंदा गरीब होकर भी मरता है और जलील होकर भी मरता है, क्योंकि इसमें कोई और ऑप्शन होती नहीं, पूरी फैमिली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। पूरी फैमिली की लाइफ, एक बंदा अगर एक फैमिली में कमाने वाला है और वही बेड पे आ गया, उसको सर वॉशरूम लाना ले जाना। सबसे ज्यादा इन लोगों में सर डिप्रेशन बहुत ज्यादा, डिप्रेशन तो बनता है ना कि एक बंदा चलता फिरता घर बैठ गया, एक फोबिया बहुत ज्यादा है। एक दफा आपका बाजू काम करना छोड़ गया, अल्लाह ताला माफ करे। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर, जी सर, शुगर वालों को ब्लड प्रेशर ना हो तो सवाल मजा नहीं आता। और वो चुपके से चेक भी करते हैं कि होता नहीं क्या, होया क्यों नहीं, होया क्यों। डॉक्टर साहब, मैं ना आपको एक वाकया सुनाता हूँ, बड़ा दिलचस्प वाकया है। पाकिस्तान की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनका मैं ट्रेनिंग में उनका मेरे क्लाइंट थे वो। अच्छा। हम ना कोई 2012 की बात है, कुछ 40 FCPS डॉक्टर, जिसमें मेडिसिन के डॉक्टर भी थे और कार्डियोलॉजिस्ट भी थे, एक ट्रिप, पूरा ट्रिप हमने ना बैंकॉक का किया। अच्छा, ठीक है। मेरा लेक्चर वहां पे होना था डॉक्टर्स के साथ। दवाइयाँ कैसे देनी है, दवाइयाँ कैसे नहीं, दवाइयाँ ज्यादा बेचनी कैसे है, कि आपके पास ग्राहक कैसे ज्यादा है, ये टॉपिक था। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, हाँ, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग थी कि आपकी क्लिनिक पे ज्यादा पेशेंट कैसे आ सर, मैं सेल्स ट्रेनर हूँ तो मेरा तो शोभा यही है ना कि आपके पास फ्लो कैसे होगा। तो मेरा जी लेक्चर स्टार्ट हुआ बैंकॉक में, और ड्यूरिंग लेक्चर मुझे लगा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है। और सर मतलब भारी हो गया, दर्द होना शुरू हो गया, सांस फूलना शुरू हो गया, मतलब मुझे लगा कि यार चीज़ें हाथ में नहीं है। तो सारे डॉक्टर आगे बैठे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने मुझे कहा जी चौधरी साहब को बिठाएं, चौधरी साहब को बिठाएं, रीस्टार्ट करिए जी, चौधरी गर्म हो गया था विंडो जिससे शटडाउन, वो लैपटॉप, उसमें एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने चाबी दी अपने उसमें होटल वालों को, यार भाग कर जाओ मेरे कमरे से ना स्टेथोस्कोप और बीपी का इंस्ट्रूमेंट पड़ा वो ले आओ। ठीक है, वो डॉक्टर साहब लेकर गए होंगे साथ में। बिल्कुल। आ गया जी, मेरा बीपी शीपी उन्होंने चेक किया, तो मेरे से अब हिस्ट्री भी पूछ रहे हैं, जैसे डॉक्टर पूछते हैं कितनी उम्र है, पहले तो नहीं कोई मसला है, पहली दफा है। तो डायबिटीज का मैंने बताया उनको, मैंने कहा जी मैं आज ना ब्लड प्रेशर की दवाई भूल गया था, आज मैंने ज्यादती कर दी मेरे साथ। ये जो डॉक्टर मुझे अब चेक कर रहे थे, ही वाज अ कार्डियोलॉजिस्ट, इस्लामाबाद के एक बड़ा महंगा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ये कार्डियोलॉजिस्ट है। ठीक है, अभी भी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि चौधरी साहब ये बीपी की दवाई भूलने वाली चीज नहीं है, ये रोटी खाना भूल सकते हैं, रोटी खाना भूल जाए लेकिन बीपी की दवाई नहीं भूलनी। अच्छा, क्या लगा जी ये सारी जिंदगी खानी है और इसके ऊपर ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, वो एक वक्त था 2012 का जब मैं बीपी की दवाई खाता था। आज मैंने अपनी शुगर को रिवर्स किया,
शुगर खत्म, शुगर की दवाइयाँ सारी खत्म, कोई दवाई नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक बिल्कुल। है, मेरी फास्टिंग 110 से नीचे आती है, रैंडम 140 से नीचे आती है, मैं भरपूर ज़िंदगी गुजारता हूँ, कोई थकावट का निशान नहीं है। मुझे रिवर्सल से पहले मैं बीपी की दवाई खाता था, बिल्कुल। वो भी छूट गई। ठीक है, फिर मैं खाता था ये लिपिकेट टाइप की एक जो मेडिसिन स्टैटिन्स होते जो स्टैटिन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई होती क्रिस्टैट और ये लिपिकेट जो वाली बिल्कुल ये मैं ऐसे। खाता था। एक डॉक्टर ने मुझे वो एक मेडिसिन दी थी एस्कार्ड करके, वो ब्लड थिनर जो होती है। ब्लड थिनर होता है। ठीक है, डॉक्टर साहब इनमें से मैं कोई चीज़ भी नहीं ले रहा, तो जबरदस्त। मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो गया। आप जो मैंने डॉक्टर साहब दसो तुसी आप जो कहते हो कि ब्लड प्रेशर एक दफा हो जाए तो सारी जिंदगी होता है, ये क्या चीज है? सर ये ऐसा ही है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों आपस में समझे कजन्स हैं। ओके नॉर्मली जो पेशेंट्स को डायबिटीज होती है उनको साथ ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। ओके, अमूमन ये मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा हूं ठीक मैं। है, उसकी वजह एक इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, बेसिकली ये दोनों के पीछे काम कर रही होती है। ओके, और हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, मेडिकल टर्म हाइपरटेंशन, लेकिन वैसे हम ब्लड प्रेशर की बात भी करते हैं। तो इसमें ज़्यादा होने की वजह बहुत सारे वजूहात हैं, किडनीज के मसले मसाइल हों, कुछ नमकियात के, कुछ ग्लैंड्स के हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, लेकिन उनमें से एक जो बहुत ही कम जिस पे स्ट्रेस दी जाती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। ओके, जैसे हम कोई भी बीमारी की बात करते हैं कि उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, तो इसमें से यह कि ब्लड प्रेशर की बढ़ने की बहुत सारे पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक प्रॉब्लम Okay. है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। ठीक है, और हमारे मेजॉरिटी हम क्योंकि ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं डायबिटीज़ पर कि शुगर का रिकॉर्ड भेजें और डाइट के ये फॉलो करें, क्योंकि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कराने वाली डाइट दे रहे होते हैं लोग। जैसे जैसे उनकी शुगर कब बेहतर होती है, और बहुत सारे पेशेंट्स, 2 दिन पहले ऐसी मुझे रात को कोई 11 साढ़े 11 कॉल आई, 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है हमारे, इकबाल साहब इस्लामाबाद से। उनका ना जी सर एक इंसुलिन लगा रहे थे कोई काफ़ी लंबे टाइम से, इंसुलिन उनकी को मैंने हफ्ते में बंद करा दी सीज़न 24 में, तो टैबलेट्स फिर मैंने साथ एडजस्ट वगैरह की, वो भी बंद हो गई है। अब वो 2-3 हफ्तों से बगैर दवाई के उनकी शुगर कंट्रोल में है, साथ उनकी बीपी की दवाई चल रही थी। अच्छा, तो मैंने भी कहा कि चले बीपी भेजेंगे तो फिर साथ साथ देखा जाएगा। कल उनकी रीडिंग आई जी 80/60 वाले साहब का बीपी है, और उनको चक्कर आते हैं, खड़े नहीं हुआ जाता, कमजोरी बहुत हो रही है। तो मैंने पहले उन्होंने बीपी नहीं चेक किया था, मैसेज किया, मैंने कहा जी आप बीपी चेक करके मुझे अभी बताएं। तो बीपी चेक किया 80/60, मैंने कहा ये जो आप दवाई ले रहे हैं ना, उनकी मेडिसिन चल रही थी, टैबलेट का नाम नहीं लेते, लेकिन फार्मूला 10/160 है, उसमें 10 एक फार्मूला 160 एक है। तो मैंने कहा इनकी दवाई ना ज़्यादा चल रही है ब्लड प्रेशर की, तो ये अब कम करने की ज़रूरत है, और इनका अब रेगुलर मुझे शेयर करें ताकि इनके बीपी की दवाई भी ऐसा ऐसा कम की जाती है और मिनिमम पे ले जाया जाए। तो बहुत से अब यही पेशेंट हैं, ये इंसुलिन भी लगा रहे थे, टैबलेट्स भी ले रहे थे, शुगर के हवाले से शुगर कंट्रोल नहीं थी, और ब्लड प्रेशर की ये दवाई जो नाम लिया ये भी ले रहे थे, बीपी फिर भी कंट्रोल नहीं था। जैसे इनकी शुगर कंट्रोल में आई, रेंज में बेहतर हुई, उसी तरह इनका ब्लड प्रेशर भी बेहतर होना शुरू हो गया। और बहुत सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं जो दवाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों से भी जान छुड़ा लेते हैं। ये सर मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आप कहते हैं ना कि शुगर की दवाइयां जब हमारे पास पेशेंट आए, हम कहते हैं सारी जिंदगी खानी है। हाँ। तो एक तरह से ब्लड प्रेशर भी ग़िज़ाई बीमारी के साथ लिंक करता है, मेजॉरिटी नहीं, लाइक कुछ और भी रीजंस होती हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने की, वो हर पेशेंट वेरी करती हैं, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इंसुलिन रेजिस्टेंस की ऑफ शूट लाजमी है, मतलब उसके साथ हो जाता है, उसके साथ लिंक करता है। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ जो मिथ्स चलती है, मिथ्स क्या चलती है, डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं जी ड्राई फ्रूट ज्यादा ना खाओ इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे उठा लिया, दूर कर लिया, मैंने कहा आपको आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो ड्राई फ्रूट हो गया, डॉक्टर साहब अपना नाजरीन ड्राई फ्रूट में लेकर आता हूँ स्टूडियो में, क्योंकि ये डॉक्टरों ने कहा था कि अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं खिलाएंगे तो हम ना पोला पोला बोलेंगे, पूरा नहीं बताएंगे, पूरा पॉइंट नहीं बताएंगे, तो इसलिए फिर इनके लिए बादाम और सर रखते भी अब अपने आ गया था, नहीं आपने। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ लिस्ट बनी हुई है कि अगर आप ड्राई फ्रूट खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अंडा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बड़ा गोश्त खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसमें कितनी सदाकत है? सर इसमें कोई सदाकत नहीं है। बेसिकली अंडे का 0 रोल है ब्लड प्रेशर के साथ। ओके, ब्लड प्रेशर ना अंडे की जर्दी से बढ़ता है ना अंडे की सफेदी से बढ़ता है। ये पॉइंट 100% क्लियर कर दूं, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है ब्लड प्रेशर। सुन ले नाजरीन, अंडे रज के खाओ, तुन के खाओ, मंड के खाओ,
अंडे की जर्दी से कोई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, कोई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता। कोलेस्ट्रॉल भी उसी चीज से बढ़ता है जिससे शुगर बढ़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो ब्लड प्रेशर के हवाले से अब मैं डिस्कस कर लेते हैं आज कि बीपी बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, लाइक ब्लड प्रेशर जब भी क्लिनिक पे चेक होगा वो ज्यादा ही आएगा। ओके, उसकी वजह उसकी वजह होती है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन मतलब डॉक्टर का डर। डॉक्टर का डर। अच्छा। यानी कि आप हॉस्पिटल में आएंगे, क्लिनिक पे आएंगे, डॉक्टर से, हालांकि डॉक्टर की कोई पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है उसकी शक्ल की आपको डराए, लेकिन एक वैसे ही नेचुरली आपके माइंड में होता है दूसरी जगह पे होते हैं ना, अजनबी जगह पे आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सर आम बंदे की तरह सोच रहे हैं कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पता नहीं वो क्या ब्रेकिंग बैड न्यूज कर दे कि आपकी रिपोर्ट्स में ये मसला है, आपको ये प्रॉब्लम्स है। एक तरह से आप माइंड में एक पहले से कर रहे होते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से हमारी पत्नी लाइफ में क्या ऐसी। डॉक्टर साहब आप कोई पिकनिक पे तो गए हुए नहीं, बिल्कुल, या कोई आप एंटरटेनमेंट में भी नहीं गए, ज़ाहिर है डॉक्टर है, सीरियस बंदा है, क्लिनिक पे रश लगा हुआ है, तो और अजनबी भी है आपके, उसके साथ कोई दोस्ती यारी भी नहीं है, तो वो जो फैक्टर आ जाता है ना, उससे फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और आप बाहर बैठे हैं, क्लिनिक के बाहर वेट कर रहे हैं, आपको गुस्सा भी आ रहा है कि डॉक्टर साहब एक पेशेंट पे आधा घंटा लगा रहे हैं, एक पे 5 मिनट लगा रहे हैं। बड़ा आता था मैं जब डॉक्टर को विजिट करता, मैं कहता यार ये डॉक्टर करता क्या है यार, कितनी देर से बुलाया कि मैं 2 घंटे से बाहर बैठा हूँ, फला पता नहीं कब मेरी बारी आएगी, पता नहीं मुझे क्या कहेगा, ये चेक भी सही तरीके से करेगा कि नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा रोल प्ले करते हैं। जब डॉक्टर आपका अपना बीपी उधर चेक करेगा तो आपका ज्यादा ही आएगा। और अमूमन जो गलती जहां पे हो रही होती है मेजोरिटी टाइम पे, बीपी आपका आ गया सपोज 160 100, उस पे डॉक्टर आपको दवाई लगा देगा। उस पे अगर सपोज 1-2 रीडिंग ज्यादा इस तरह आ गई तो उस पे, और बहुत सारे पेशेंट से जब इंटरेक्शन होता है, जब पूछते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब घर पे हमारा सही आता है, जब हम क्लिनिक पे जाते हैं तो फिर हमारा बढ़ जाता है। उसकी बैकग्राउंड में रीजन यही होती है कि आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन जिसमें कॉर्टिसोल है, वो बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है उस टाइम पे। और उस टाइम पे बीपी की दवाई देनी नहीं चाहिए। उस टाइम पे अगर आप देंगे तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आप बीपी लो कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब अगर किसी की वन टाइम फास्टिंग आ जाए 125-30, मेटफॉर्मिन स्टार्ट करवा दें आइसोलेटेड केस में, जाती है ना, बिल्कुल यार उसकी कोई 10 दिन का रिकॉर्ड तो उससे मंगवा लो। अच्छा, दूसरा सर ये होता है कि जो जैसे शुगर की हम बात करते हैं, क्योंकि आप उसे शुगर हर चीज को रिलेट कर लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर में भी ये है कि सपोज आपको सर दर्द हो रहा है, और सर दर्द की 1000 वजूहात और हैं कि जो सर दर्द कर सकती हैं। सपोज आपको डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, कोई पानी की कमी है, कोई नींद सही नहीं हुई, आपको टेंशन, हेडेक है, सर दर्द हो रहा है, उस टाइम पे चले जी बीपी चेक करो। अमूमन ब्लड प्रेशर सर दर्द नहीं करता अनटिल अनलेस कि बहुत अपनी सेफ रेंज से ज्यादा चला जाए। ये तो कितनी रेंज पे? लाइक बहुत सारे पेशेंट्स में अगर सपोज किसी का 120 सेट है या 130 सेट है, उसका 150 से ऊपर जाएगा तो फिर उसे हेडेक हो सकती है माइल्ड से। लेकिन या किसी की खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर शूट कर जाए, 200 प्लस चला जाए, उनकी कुछ शरेयान वगैरह खुदा न खास्ता फट जाए, तो फिर हेडेक हो सकती है। लेकिन जो थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर की वेरिएशन होती है, अगर सपोज किसी 110 था 130 हो गया, उस पे सर दर्द नहीं होता। सर दर्द की और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, आपको कोई गुस्सा है, कोई परेशानी है, तो उस वजह से हो सकती है। उस टाइम पे आप जब ब्लड प्रेशर चेक करेंगे वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा। अगर आपने रेस्टिंग फेज में चेक किया अपना, जो रिलैक्स थे, उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा। वो भी स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से, कॉर्टिसोल की वजह से, जो कि फ्लाइट रिस्पॉन्स वाला हार्मोन है, तो उसकी वजह से वो ज्यादा आ होता है। तो उस पे भी आप डॉक्टर कहते हैं जी डॉक्टर साहब मैं सर दर्द हो रहा था, मेरा बीपी ज्यादा था, डॉक्टर पता नहीं शायद ना चाहते हुए बीपी तो इसलिए चला देगा क्योंकि आप उसे बार बार फोर्स कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बीपी ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब ये क्या एथिकली जायज़ है कि अभी आपका एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक किया और एक दफ़ा निकल आया ज़्यादा, तो साथ ही आपको गोली स्टार्ट करवा दी जाए? सर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेशेंट को पहले तो ये कि प्रॉपर टेक्निक बतानी चाहिए कि बीपी चेक कैसे करना है। हम अगर हो सके तो नेक्स्ट टाइम बीपी की एक मशीन वैसे अगर मैं पेशेंट की हैसियत में देखूँ, आप डॉक्टर हैं, मैं इधर पेशेंट के तौर पर बैठा हूँ, मैं आपके पास आया, मेरे सर में दर्द था, आपने मेरा बीपी चेक किया और बीपी मेरा ज़्यादा निकल आया। अब आप मुझे कहते हैं कि जी थोड़ी सी मेरी काउंसलिंग कर देते हैं और मेरी बीपी की दवाई नहीं देते मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप कहते हैं जी कि नहीं आप थोड़ी सी रेस्ट करें, 2-4 दिन और देखें, फिर आना, और आप मुझे वैसे भेज देते हैं, पर्ची पे कुछ भी नहीं लिखते हैं।
तो मेरे ज़हन में तो ये भी आ रहा होगा ना, पैसे जाएगा, डॉक्टर ने तो कुछ दिया भी नहीं है और 3,000 रुपया भी ले लिया। सर यही मसले मसाइल है ना। तो मेरे ख्याल उसी चीज से डर के तो नहीं डॉक्टर कहता कि चलो कुछ तो लिख दो ना इनको। सर यही बात है ना, इसमें दो फैक्टर हैं। अच्छा। पेशेंट फैक्टर्स भी हैं, डॉक्टर फैक्टर्स भी हैं। पेशेंट फैक्टर ये है कि डॉक्टर के पास आए थे, इतनी फीस दी है, डॉक्टर ने तो दवाई नहीं दी, दो बातें करके भेज दी है, ये तो पेशेंट का फैक्टर है। हाँ। डॉक्टर फैक्टर ये है कि पता नहीं इसका बीपी वाकई में ज्यादा रह रहा हो, मैं दवाई नहीं दूंगा तो हो सकता है इसका ज्यादा ना हो जाए, तो वो डर के मारे भी समटाइम ना डॉक्टर के खौफ ये भी होता है कि पेशेंट लूज ना कर दूं, ओके, कि ये मेरे पास से कहीं और ना चला जाए। ओके। तो इस पॉइंट पे भी वो दवाई स्टार्ट कर देते हैं, जो कि समटाइम नहीं करनी चाहिए। अब जुल्म क्या होगा सर कि अब बीपी किसी का उतना ज्यादा नहीं रहता और दवाई स्टार्ट कर दी, उसका बीपी लो रहना शुरू हो जाएगा। लो रहना शुरू। बीपी लो होने की वजह से क्या है कि आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन है, ब्लड का फ्लो है, वो बहुत सारे एरियाज में कम हो जाएगा। सपोज किडनीज की तरफ अगर प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा या आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, तो आपकी तो सारी कारकर्दगी जीरो पे चली जाएगी ना, आपके ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आपकी जब ब्लड नहीं जा रहा है ऑर्गन्स तक, ब्लड जाएगा लेकिन उसका फ्लो कम हो जाएगा, प्रेशर कम कर रहे हैं, तो उससे आपको चक्कर भी आएंगे, उससे आपको गनूदगी भी होगी, उससे आपको हर टाइम एनर्जी लो फील करेंगे और आपको किडनीज की प्रॉब्लम्स भी साथ स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का अच्छा। बज़ाहिर गौर करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर से बचने के लिए ग़िज़ाई डाइटरी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए? सर ब्लड प्रेशर के लिए ना जो वैसे डाइट रिकमेंडेड की जाती है वो डैश डाइट एक है, लाइक उसमें वो लो साल्ट और ये बताया जाता है कि साल्ट कम लें और जिसमें फैट कम लें। एक्चुअल में ये डाइट होनी चाहिए लो कार्ब डाइट। लो कार्ब डाइट, लो कार्ब डाइट। बेसिक प्रॉब्लम जो बिहाइंड इसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर डील करना है, उसमें तो कार्ब आपने कम लेने हैं। साल्ट का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे तो कार्ब्स की वजह से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, तो वहाँ आपको ग्रेन से अवॉइड करना चाहिए। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो रिफाइंड उनको कम करना है, उनको कट डाउन करना है। यानी गंदम चावल, ऐसे नहीं मैं बोल रहा, ये देखा डॉक्टर भी बोल रहे हैं, ये तो अंग्रेजी में बता रहे हैं कि रिफाइंड कार्ब, मैं सीधा सीधा बता दें कि रोटी चावल बंद कर दो यार। और अगर आप वजन ज्यादा है, वेट कम करने की जरूरत है, और बाकी ब्लड प्रेशर बढ़ने की बहुत सारी दूसरी वजूहत भी देखनी चाहिए कि जिसमें किडनीज के मसले मसाइल हैं, कुछ और हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, वो डॉक्टर डेफिनेटली कोई भी होगा वो अपनी एवेल्युएशन के बाद ही डिसाइड कर सकता है कि क्या करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के टारगेट के बड़े मसले मसाइल। अच्छा, वो क्या है? लाइक एक फिगर आती है कि जो हमारी एसोसिएशंस है डॉक्टर्स की, या जो बनी हुई है हमारी तंजीम, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, अमेरिकन हाइपरटेंशन सोसाइटी, ठीक है, कि 130-80 बीपी होना चाहिए। अच्छा। अब यहाँ पे रोल है सारे। अच्छा। कि एक बंदा है 30 साल का, एक बंदा है 40 साल का, एक बंदा है 60 साल का। ओके। अगर आपने थोड़ी सी ओल्ड एज में बीपी कम करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, तो वो आप ज्यादती करते हैं वहां पे। ओके। लाइक जैसे एज प्रोग्रेस करती है, ब्लड की जो वेसल थी वैसी थोड़ी सी थिक हो रही होती है, उनमें प्रेशर वैसी स्लाइड से बढ़ जाता है। तो उन पेशेंट्स में अगर ब्लड प्रेशर की इस टाइट कंट्रोल की वजह से, तो उनको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक गिर सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं। तो इसमें ब्लड प्रेशर को एक सेफ रेंज में जरूर रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइट नहीं कर देना चाहिए। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया सख्त से सख्त होते जा रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं कि जो शुगर माफिया है या जो मेडिसिन माफिया होता है, ये अगर जैसे अभी 100 अगर आपकी फास्टिंग है और 140 आपकी रैंडम है, तो ये नॉर्मल है। कल को गाइडलाइंस आती है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन से कि जी 90 और 130 होना चाहिए। जैसे 90 और 1 से 10 पॉइंट नीचे और कर दें, टाइट कर दें। दुनिया में अगर अब इस वक्त अगर 50 करोड़ डॉक्टर हैं, सॉरी मरीज हैं, 500 उसमें आई थिंक 5 करोड़ हैं, 5 करोड़ है दुनिया में। आधा अरब कितना होगा? 500 करोड़, 500 करोड़, ठीक है, हाफ अ बिलियन, जो भी करोड़ में आता है, हाफ अ बिलियन इस वक्त डायबिटिक पेशेंट्स है। तो अगर ये क्राइटेरिया पीछे कर दिया जाए तो तादाद बढ़ जाएगी। सर मेरा ख्याल है एक दिन में 5-7 करोड़ तो उधर ही आ जाएगा। पाकिस्तान में अगर अभी 5वां बंदा है तो उस दिन आपको हर तीसरा बंदा आ जाएगा। ऐसा ही। तो क्या यही वजह तो नहीं है कि जो आपके जो हार्ट की, सॉरी, जो ब्लड प्रेशर की जो क्राइटेरिया है,
ये टाइट होता जा रहा है? सर इसमें डॉक्टर्स को भी सोचना चाहिए, और जो एसोसिएशंस हैं उसमें बाहर जो गाइडलाइंस बनती हैं वो 2-3 चीज़ें उसमें इन्फ्लुएंस करती हैं। हाँ। एक तो उसमें सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज की उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, दूसरा फार्मा कंपनीज की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि बाहर जो गाइडलाइंस बनी है उस टाइम क्या इंटेंशंस थी उनकी। और उस रिसर्च को फंड किसने किया? हाँ, फंड किसने किया, या उसकी मार्केटिंग किसने की, या ओवरऑल जो लोग इन्वॉल्व थे वो किस लेवल पे थे इन्वॉल्वमेंट उसमें। हमें सारी चीज़ों को सोच के मद्देनजर रख के फिर ही सोचना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा ना कि ओल्ड एज पेशेंट्स में अगर आप बहुत टाइट कंट्रोल करने की तरफ ब्लड प्रेशर नॉर्मल बंदे का कितना ब्लड प्रेशर है? सर जो डायबिटिक पेशेंट में नॉर्मली रिकमेंडेड किया जाता है वो 130/80 कहा जाता है कि ये आपने टारगेट करना है। 130/80? लेकिन ये भी हर टाइम नहीं उसका 130/80, उसमें यह है कि वो मॉर्निंग में एक दफ़ा अर्ली मॉर्निंग चेक कर ले अपना ब्लड प्रेशर, और एक दफ़ा इवनिंग में चेक कर। डॉक्टर साहब, शुगर तो आप चेक कर लेते हैं सुई मार के, इसके लिए जो डिजिटल होते हैं ये सही होते हैं? सर डिजिटल ना 100% एक्यूरेट कोई भी नहीं होता, उसमें भी फ्लक्चुएशन आती है। मैं जो बहुत पारे सारे वाला होता है जो दबा के करते हैं, हाँ जो लाइक आप इधर लगाते हैं और हाँ। साथ मशीन रख देते वो हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए तो और बंदा चाहिए होगा जो। नहीं सर, पारे वाली नहीं, जो डिजिटल की बात कर रहे हैं। अच्छा। डिजिटल वाला तो आपने साथ लगाना है और हाँ। साथ बटन प्रेस करना और हाँ। उसकी वैल्यू दे देनी है। कितना रिलायबल होता है? ये सर इसमें 100% कोई भी नहीं रिलायबल। अच्छा। लाइक उसमें फ्लक्चुएशन 5-10 पॉइंट की आ जाती है। अच्छा। मेरे जितने पेशेंट्स होते हैं मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि आप अपना बीपी, और नॉर्मली जो अगर क्लिनिक में जा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, तो आप अपना डिजिटल मीटर वहाँ भी ले जाएं। उधर डॉक्टर जो चेक करेगा वो आपके डिजिटल मीटर से भी चेक कर लेगा। ओके। जो आपके लेवल उस पे आ रहे हैं आपके मशीन पे, डॉक्टर वाली पे जो मरकरी वाला है, अगर आपके डिजिटल के उसके आसपास आ रहे हैं, समझिए आपका मीटर सही बता रहा है। मरकरी वाला ठीक होता है? मरकरी वाला सर वो क्योंकि डॉक्टर ने खुद चेक करना है ना, तो वो तो एक्यूरेट है। जो डिजिटल है ना उसमें एरर का इम्कानात रहते हैं। दूसरा ये है कि अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, डॉक्टर के पास आया है, उसका बीपी अगर ज्यादा जा रहा है वहाँ पे और घर में सही जा रहा है, तो इसमें ये भी होता है कि समटाइम आपकी मशीन गलत ना बता रही हो। उसमें बेहतर ये होता है कि आप अपनी मशीन को डॉक्टर के पास ही ले जाएं। मशीन को नहीं पता कि वो घर पे है या हॉस्पिटल में है, तो वो लाइक अगर उधर भी ज्यादा आता है और मरकरी वाले पे ज्यादा आता है, तो आपकी मशीन ठीक है, लेकिन अगर वो घर पे सही बता रही है तो फिर उसको एक्यूरेट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने ब्लड प्रेशर पे बड़ा जबरदस्त बताया कि मेटाबॉलिक डिजीज है। अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल कर लें, सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों अगर आप इस पे कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी जहाँ पे शुगर कंट्रोल होगी, साथ में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, मेटाबॉलिक डिजीज़ को जब हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स जब शुगर के आते हैं, उसमें एक जो आवाज़ आती है ना, वो यूरिक एसिड की होती है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और यूरिक एसिड के साथ ना फिर जो हाय हाय आती है ना मरीजों की, जी हाय हाय। और जब उनको कहा जाए कि जी आपने गंदम चावल छोड़ देनी है, आप ज़रा बाकी अल्लाह की नेमतें खाएं, तो वो कहते हैं यार गोश्त तो मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा जी, क्यों नहीं खाएंगे? इससे जी मेरा यूरिक एसिड बढ़ता है। डॉक्टर साहब, आज हमें ये बताएं कि यूरिक एसिड किस बला का नाम है, होता क्यों है, इसका बड़े गोश्त से क्या ताल्लुक है? क्योंकि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो और तरह की हैं, जबकि जो इधर हम सुनते हैं लोगों से कि ये दालें ना खाएं, हाँ, ये कोई और चीज़ है। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड पे ना आपने अच्छे खासे बादाम भी खाए हैं, जरा यूरिक एसिड पे खुल के बोले डॉक्टर साहब। सर आप बदले ले रहे हैं भैया। इससे तो नहीं होता यूरिक एसिड? सर बादाम से कोई यूरिक एसिड। अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड क्या चीज़ नहीं खाई जा रहा। अच्छा, क्या चीज़ होता है यूरिक एसिड? सर यूरिक एसिड ना हमारी बॉडी में एक केमिकल है। अच्छा। जो कि जिस्म में एक आम मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। ओके। जिसने मुख्तलिफ अपने फंक्शन प्ले करने होते हैं। ओके। यूरिक एसिड बढ़ने के 2 वजूहत हो सकती हैं। अगर आपका लोड ज्यादा है बॉडी में, या आपकी बॉडी से निकल नहीं रहा, या यूरिक एसिड ज्यादा रहा है, ज्यादा बन रहा है, या फिर उसका अखराज जो है अखराज नहीं हो रहा। ओके ठीक है। अखराज नॉर्मली किडनी के जरिए होता है। ओके। जो गुर्दे के पेशेंट्स होते हैं अमूमन उनमें जो यूरिक एसिड बढ़ता है वो सीकेडी की या दायमी बीमारी की वजह से बढ़ता है। ओके। उनका जो यूरिक एसिड है वो तो सेपरेट है। ओके। लेकिन उनका तो गुर्दा ही नहीं काम कर रहा, उनका गुर्दा काम ही नहीं कर रहा, तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा, बॉडी से निकल ही नहीं रहा। ठीक है। तो उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ठीक है। उनका तो ये सारी डिस्कशन से कोई बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट समझ। अब हम आ जाते हैं दूसरे पेशेंट जिनके यूरिक एसिड हल्का सा बढ़ जाए, लाइक 6.7 से 7.4 हो जाए, वो हालत डाल देते हैं कि डॉक्टर साहब यूरिक एसिड बढ़ गया है, और अमूमन वो दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं।
तो आज यही मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा कि यूरिक एसिड की क्या दवाई खाने की भी जरूरत है या नहीं है, और किन चीजों से बढ़ता है। अमूमन जो यूरिक एसिड सर बढ़ता है ना, वो बढ़ता है फ्रुक्टोज वाली डाइट से। फ्रुक्टोज अब फ्रुक्टोज जो पाया जाता है वो सबसे ज्यादा फ्रूट्स में है। चीनी में भी होता है, चीनी में जो सक्रोज है, चीनी सुक्रोज, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइन होता है ना, लाइक मीठी चीजें जो है, मीठी चीजें, हाँ। उनके अलावा फ्रुक्टोज जो है, जो फल है, हाँ फल और खास तौर पे जूसेस जो है, और इसके अलावा जो इसका सिरप होता है फ्रुक्टोज सिरप, सही, ये सारी आपकी जो मशरूबात हैं, ये लाल शरबत, पीला शरबत, इन सब में फ्रुक्टोज होता है। ये शहद में फ्रुक्टोज होता है। बेसिकली ना जो फ्रुक्टोज होता है ये इंटेस्टाइन से डायरेक्ट जाता है जिगर की तरफ, अंतड़ियों से जिगर की तरफ। ठीक है, चला गया। मेटाबॉलिज्म जितनी बॉडी में होती है ना, मेजॉरिटी वो होती है जिगर के जरिए। ओके। ग्लूकोज का जो पाथवे उस सारे को ये बाईपास कर देता है। अच्छा, इसका मेटाबॉलिज्म टोटली डिफरेंट है। जो फ्रुक्टोज ने जब आपने इसका प्रोसेस होना है, यानी कि जिस्म में जज़ब होने वाला या मेटाबॉलिज्म वाला, तो उसका एंड प्रोडक्ट जो निकलती है वो यूरिक एसिड निकलती है। ये वेस्ट प्रोडक्ट है या जो उसकी एंड प्रोडक्ट निकलनी है। ठीक है। जैसे हम लाइक ग्लूकोज लिया तो उसमें मोनोसेक्राइड्स एंड पे बनने हैं। ठीक है। इसी तरह फ्रुक्टोज में से जो इसकी मेटाबॉलिज्म होनी है, पूरा पाथवे होता है इसका, उसमें जो एंड चीज निकली है वो यूरिक एसिड निकल। ठीक है। अब यूरिक एसिड मेजॉरिटी जो बढ़ने की वजह है वो तो फ्रुक्टोज आ गया। फ्रुक्टोज जो हमने डिस्कस किया, सर ये बड़ी आपने अजीब बात की है। मैं सुनता रहा हूँ कि जी बीफ, बड़ा गोश्त नहीं खाना, दालें नहीं खानी। आपने डॉक्टर साहब ने तो बता दिया कि चीनी में चूंकि फ्रक्टोज होता है, ये जो व्हाइट शुगर जो हम खाते हैं, चीनी में फ्रक्टोज होता है, उससे आपको यूरिक एसिड बढ़ सकता है। फिर फलों के जूस, जब जूस निकालते थे फिर तो प्योर फ्रक्टोज आ गया ना, फिर फाइबर भी निकल गया, फाइबर भी। फिर इसके अलावा जो लाल पीले शरबत हैं जो रमजान में बहुत सफेद टोपी पहन के हम पीते हैं, उसमें भी फ्रक्टोज होता है। फिर ये जो आपके काले बेवरेजेस जितने भी ड्रिंक्स हैं उनमें भी फ्रक्टोज है। फिर शहद में फ्रक्टोज है, और फिर जो जाली शहद होगा उसमें तो और ज्यादा होगा, और भी ज्यादा फ्रक्टोज होगा। तो अच्छा, उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। ठीक है। जो अमाउंट यूरिक एसिड की बनती है वो प्यूरिन इसका की वजह से भी बनती है ना, तो वो गोश्त उसमें से शामिल है, लेकिन वो बड़ी थोड़ी अमाउंट में यूरिक एसिड को बढ़ाता है। अब मेन जो कल्प्रेट है वो फ्रुक्टोज है, लेकिन बड़ा गोश्त या फिश बहुत कम अमाउंट में। और फिश भी डॉक्टर साहब कोई खास किस्म की जो हमारे यहाँ मिलती भी नहीं है, हमारे यहाँ मिलती भी नहीं। इवन ये जो पेशेंट यूरिक एसिड वाले होते हैं, ये मॉडरेट अमाउंट में छोटा बड़ा सारे गोश्त खा सकते हैं, और हम जो अमाउंट बता ही रहते हैं वो मॉडरेट अमाउंट ही होती है, क्योंकि आप गोश्त का ये फार्मूला है कि आप एक खास अमाउंट से ज्यादा खा भी नहीं सकते, आप अगली बोटी खा नहीं सकते अगर आपको पेट भर गया। ये रोल होता है ना जो टिका के या तुन के खाने वाले, वो कार्बोहाइड्रेट्स को होता है, जिसमें क्रेविंग ज्यादा होती है। अगर आपका सपोज स्टमक कैपेसिटी 1-2 बोटी की है, तो आप चौथी पांचवी जबरदस्ती नहीं अंदर घुसा सकते, तो नॉर्मली मॉडरेट अमाउंट में ये इजीली खा सकते हैं। तो प्रोटीन का ना अपना स्टॉपर है दिमाग, बिल्कुल, और उससे ज्यादा आप इंटेक कर भी नहीं सकते। अगर आपने 3 या 4 बोटियां खा ली है ना, तो आपको कुछ जितना भी मजबूर करे अब नहीं खा सकते, 5वीं बोटी नहीं खा सकते। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स में आप बहुत खा सकते हैं, उसमें तो आप रोटी खत्म हुई तो चावल शुरू हो गए तो स्वीट डिश स्टार्ट होगी, स्वीट डिश खत्म हुई तो कोल्ड ड्रिंक चल गया, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गया तो बाद में कहा यार ये जरा मीठा पान खा लो जरा, या मीठी चाय आ गई, तो वो उसमें कोई लिमिट होती है। लेकिन प्रोटीन में आपकी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करते। अच्छा, प्यूरिन्स जो अभी आपने एक लफ्ज बोला, ये बड़े गोश्त में होता है सर। प्यूरिन्स तो बेसिकली ना हमारे जो सेल की मैकेनिज्म है ना, उसमें सब में प्रोटीन जो हम लेते हैं, प्यूरिन्स जिसमें भी होता है वो सेल की उसमें डीएनए वगैरह बनाने में इसका रोल होता है। तो ये सब गोश्त में होता है, लेकिन हमने उसको बदनाम बड़े गोश्त को किया हुआ है और बाकी चीजों को किया हुआ है। बेसिकली इनका रोल उतना नहीं है। दालें सर, कोई रोल नहीं है सर ऐसा। दालों का यूरिक एसिड में कोई रोल नहीं है, बड़े गोश्त का कोई रोल नहीं है। सब्जियों का सर, हाँ, सब्जियों का कोई रोल नहीं, सब्जियों का कोई रोल, किसी भी सब्जी का, लाइक हरे पत्ते या फलां पत्ते जो भी इस तरह की, किसी सब्जी का कोई रोल नहीं है। जो यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो है फ्रक्टोज, वो पाया जाता है फलों में, जूसेस में, मशरूबात में, शहद में। जिस चीज से शुगर बढ़ती है
उसी उसी से यूरिक एसिड भी बढ़ता है। और यूरिक एसिड की वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? यूरिक एसिड 7 होती है मैक्सिमम। मैं सर वो उस पे भी आता हूँ। यूरिक एसिड का ये है कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं, यूरिक एसिड बॉडी में जमा होता है तो ये आपस में मिलकर क्रिस्टल्स बना लेते हैं। अगर ये जोड़ों को पकड़ लें, लाइक ये जॉइंट्स इन्वॉल्व कर लें, तो उसमें गाउट एक प्रॉब्लम होता है, वो हो जाता है। और अमूमन जो नहीं सर गेंठिया है, गेंठिया, अच्छा गेंठिया अलग चीज। अच्छा, जो यूरिक एसिड की वजह से प्रॉब्लम होता है उसे हम गाउट बोलते हैं, गाउट। और ये अमूमन जो जोड़ इसमें इन्वॉल्व होता है ना, वो जो पाँव का बिग टो है, लाइक अंगूठा है, उसकी बेस को इन्वॉल्व करता है। ओके। उसके अलावा घुटने या टखने इन्वॉल्व हो सकते हैं, और कम लोगों में हाथों के जोड़ भी शामिल हो सकते हैं। अब यूरिक एसिड सर कुछ लोगों में बढ़ने की वजह सिर्फ ये जो आज हमने ये डिस्कस करें ये पॉइंट नहीं होता। कुछ लोगों में ना कंजेनिटली भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें क्या होता है? जिसमें एंजाइम्स की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। लाइक वो बिल्कुल दुबले पतले होंगे, वो मोटे नहीं होंगे, उनमें कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि बॉडी में जिन्होंने इसके प्रोसेस पूरा कंप्लीट ही नहीं होने देते। वो सेपरेट एक चीज है, उसको हम अलग कर देते हैं हम, क्योंकि वो टोटल इस डिस्कशन से आउट है। ठीक है। तो यूरिक एसिड के जो जॉइंट्स होते हैं सर, ये बड़े पेनफुल होते हैं। ओके। हम लोग ज्यादातर क्या होता है कि हल्का फुल्का उठने पे हल्की सी इधर दर्द होगी, कोई इधर दर्द होगी, उसको यूरिक एसिड के साथ कोरिलेट कर लेते हैं जी, यूरिक एसिड बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, और यूरिक एसिड की दवाई खाना शुरू हो जाते हैं। तो वो यूरिक एसिड की दर्द नहीं, यूरिक एसिड की दवाई का सॉरी जो पेन है ना, उसका टिपिकल पैटर्न ये होता है कि ये बिग टो को इन्वॉल्व करता है, और ये सुबह के टाइम मॉर्निंग में होता है। पाँव का बड़ा अंगूठा पे दर्द हो रहा होगा, और अमूमन जब टेम्परेचर लो होता है ना, उस टाइम पे, या जिन चीजों का टेम्परेचर लो होता है जिस समय, लाइक पेरिफ्रीज है ना हमारे, जैसे पाँव है, उनकी सर्कुलेशन मतलब कम दूर के आज़ाद, हाँ, जहाँ टेम्परेचर कम होता है या जहाँ खून की सप्लाई कम होती है, तो वहां पे ये क्रिस्टल्स जमा होते हैं। तो यूरिक एसिड की वजह से तो पेन बहुत ज्यादा होती है और स्वेलिंग होती है उन जॉइंट्स में, अच्छा, सूज जाते हैं। खाली इधर दर्द हो गई तो वो यूरिक एसिड की दर्द नहीं है, इसको लोग गलत, घुटनों में दर्द हो गया अगर आपको, तो यूरिक एसिड शॉप पे जाएंगे, फार्मेसी पे, जी यूरिक एसिड की दवाई दे दें, और सर बहुत सारे लोग फिर दवाइयां भी खा रहे होते हैं। दूसरा, यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से जो क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा हो रहे थे, वही क्रिस्टल्स अगर स्टोन बन जाएंगे तो वो पथरी भी करा सकते हैं। लाइक पथरी की वजह से फिर किडनी फेलियर और सारे मसले मसाइल गुर्दों के हो सकते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड की वजह से फिर बाकी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें दिल का अटैक भी कुछ स्टडीज में है कि ये भी बढ़ा देता है यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से। अब यूरिक एसिड क्या आते हैं कि इसके इलाज मुआवजा कब शुरू करना चाहिए? अमूमन यही जो बात डिस्कस हुई है, किसी को हल्की सी भी दर्द हो, डॉक्टर के पास जाए, वो दवाई शुरू कराते हैं। जब तक यूरिक एसिड 9 से ज्यादा ना हो, या कोई जोड़ उस तरह का सूजा हुआ ना हो जो यूरिक एसिड की वजह से है, तब तक आपको यूरिक एसिड की दवाई नहीं लेनी चाहिए। अमूमन डॉक्टर्स भी यही करते हैं और पेशेंट भी यही विश कर रहे होते हैं, जो हमने पॉइंट। डॉक्टर हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है 7 पे दवाई शुरू करवाते। सर बिल्कुल गलत करते हैं। पहली बात ये कि यूरिक एसिड, मैं रोमेटोलॉजी में हूँ तो हमारा काम ही अच्छा, डॉक्टर साहब की जो सेकंड स्पेशलाइजेशन हो रही है वो रेमेटोलॉजी में है, और ये शेख जायद हॉस्पिटल में रेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में ही होते हैं। रेमेटोलॉजी वो डिपार्टमेंट होता है जिसमें दर्दें शामिल होती हैं, दर्दों वाला डिपार्टमेंट होता है, जोड़ों की दर्द, जोड़ों के दर्द, ये दर्द दिल या दर्द जुदाई नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें यह है कि जोड़ जो अगर सपोज किसी का 9 से ज्यादा हो और उसके जोड़ टिपिकल वो यूरिक एसिड वाले सूजे हो, तो फिर हम दवाई का सोचते हैं। अमूमन किसी को अगर इस तरह वाली दर्दें नहीं है और उसका यूरिक एसिड 9 से कम है, तो उसमें दवाई देने की जरूरत नहीं होती। या किसी के स्टोन्स जो बन रहे हैं, पथरी बन रही है और वो यूरिक एसिड वाली नहीं है, तो उस पर भी यूरिक एसिड की दवा देने की जरूरत नहीं है। अगर यूरिक एसिड की दवा जो कॉमन यूज होती है वो एलोप्यूरिनोल एक साल्ट है जो यूज होता है, ठीक है। अब बेनिफिट तो इसके जब बात करते हैं डॉक्टर, जब दवाई दे रही हो तो फिर फायदे ही हम सोचते हैं। उसमें फायदा ये है कि ये यूरिक एसिड कम करेगी, जिसमें सोजिश को कम करेगी, लेकिन ये मसाइल भी लाती है। आप बिलावजह ज़ाइलोरेक या जिस नाम से भी आती है, तो वो लेंगे तो उससे प्रॉब्लम जो हो सकती है, बाज़ दफ़े इसके रिएक्शन बहुत सीवियर कर सकती है, ये किडनी पे इफेक्ट कर सकती है, जिगर पे इफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए यूरिक एसिड की दवा बिला वजह लेने की जरूरत नहीं है। बिला वजह आप कोई भी फार्मूला जिस समय डाल रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा यूरिक एसिड 7 से ऊपर गया, यूरिक एसिड की दवा लेना शुरू कर दी, और थोड़ा सा कम हो गया फिर छोड़ दी, फिर लेना शुरू कर दी, उससे आप यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं, और इवन 4-5 पे भी लोग यूरिक एसिड की दवाई खा रहे होते हैं। अच्छा, बिला वजह ही, इवन उनको उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे यहाँ जो फिजिशियंस होते हैं, ये खासतौर पर पेरिफ्रीज में छोटे छोटे शहरों में बैठे होते हैं, इनका तो ये इस तरह की बहुत दवाइयाँ लिखते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ,
इनमें यूरिक एसिड पहली बात ये कि रूटीन में हर बंदे का करवाना भी नहीं चाहिए, ओके क्योंकि एक बिलावज आप स्ट्रेस ऐड कर रहे हैं। जब प्रॉब्लम ही नहीं है उस तरह का, यूरिक एसिड आपने क्या करवा के करना है? अगर वहाँ किसी की वैसे स्क्रीनिंग करवानी है तो आप करा लें। डॉक्टर साहब, खुराक में क्या खाया जाए जिससे आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं ये डिजॉल्व हो जाए या कम हो जाए? सर इसमें अब यूरिक एसिड के लिए आपने जैसे बताया ना, फ्रुक्टोज डाइट जो है जिसमें फ्रुक्टोज शामिल निकाल दिए जाए, वो निकाल दिए हाँ। जाए, ग्रेन्स निकाल दिए जाए। अगर क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ना, ठीक है, रेजिस्टेंस ठीक इसमें है, अगर आप उसको कम करते हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, वो चीज़ें और वॉक एक्सरसाइज करते हैं, वजन बढ़ा हुआ उसको कम करते हैं, तो आप अपने जिस्म से यूरिक एसिड वाला जो प्रॉब्लम है इससे बच सकते हैं। बच सकते हैं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ आप अपने लाइफस्टाइल को modify लाइफस्टाइल को करें चेंज कर लें और इन सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते और हैं। आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने यूरिक एसिड पे बता दिया है कि ये बीमारी होती है फ्रक्टोज की ज्यादती से। फ्रक्टोज मिलता है आपको शहद में, फ्रक्टोज मिलता है आपको फलों में, और फलों से ज़्यादा फ्रक्टोज मिलता है आपको फलों के जूसेस में, और उसके बाद आपको फ्रक्टोज मिलता है ये जो लाल शरबत होते हैं। वो आजकल हमने थोड़ा सा डर गए हैं, लोगों के ब्रांड का नाम नहीं लेते, क्योंकि एक दो लोगों ने इतराज़ किया कि यार हमारे ब्रांड को आप रगड़ के रख देते हो। हम अब किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, बस ऐसे ब्रांड हैं जिससे रूह में अफजा हो जाती है, ताजगी आ जाती है और बड़े मीठे मीठे जाम, बिल्कुल जामे शुरू होता है, ठीक है। और इसी तरीके से काले शरबत भी जो है, ठीक है, काले शरबत जिनके आजकल बाइकआउट चल रहा है उनमें भी बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज पाया जाता है, और शहद में भी। और जो शहद आपको शहरों में मिलता है उसमें ज़्यादा फ्रक्टोज होता है कि वो जाली होता है। सर टाइम के साथ इन सारी चीज़ों में ना मॉडिफिकेशंस हो गई हैं। फलों वो वाले फल नहीं रहे जो हम पहले। सर सारे फल चेंज हो गए। बिल्कुल, इनमें वो आर्टिफिशियली इनको मीठा बनाया जाता है। सर आज से अगर मैं अपने बचपन को देखूँ ना, उस वक्त जो सेब होता था ना, बिल्कुल सेब खट्टा होता था, ठीक है, और उसमें उतना जूस नहीं होता था। ऐसे ही अभी आप सेब खाएं ना तो उसको बाइट लें तो उसके जो छींटे हैं ना 4 बंदों के ऊपर पड़ते हैं, मतलब इतना मीठा और इतना जूसी सेब होता है। आर्टिफिशियल सारी चीजें हो गई ना, मीठा की वजह से डिजीजेस और ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।